हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार और सेना देश के सामने उत्पन्न चुनौतियों को पूरी तरह समझती हैं और उनके मुकाबले का पूरा प्रबंध किया जा रहा है। इसके लिए सेना के प्रशिक्षण, नए हथियारों की व्यवस्था, हर क्षेत्र में आधुनिकीकरण, आधुनिकतम हथियारों तथा अन्य साज सामान के देश में ही उत्पादन, अनुसंधान व विकास तथा सामरिक क्षमता के विकास का काम किया जा रहा है। अब समय आ गया है जब हमें आधुनिक तकनीक तथा अपनी संगठनात्मक व्यवस्था का व्यापक मूल्यांकन कर नई परिस्थितियों के अनुकूल सामरिक व्यवस्था करनी होगी। यह प्रसन्नता की बात है कि इनके लिए 25 वर्षों की नीति और कार्यक्रमों का निर्धारण किया गया है। समय की अनिवार्यता के प्रति सेना और सरकार दोनों ही जागरूक हैं तथा उसकी पूर्ति के लिए तत्पर और कृत संकल्प हैं। हर मामले में प्राथमिकता निर्धारित कर दी गई है और उसका कार्यान्वयन चल रहा है। सैन्य और शस्त्र दोनों ही शक्तियों का तेजी से विकास किया जा रहा है। भारत का अपना मुख्य युद्ध टैंक भी कुछ समय में बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें विलंब हुआ है, लेकिन इस विलंब की आलोचना सही नहीं है क्योंकि विकास कार्य में समय लगता ही है। पैराग्राफ। आज के जमाने में हथियार ही सब कुछ नहीं है। मुख्य बात है सैनिकों का प्रशिक्षण। उन्हें आधुनिक हथियारों तथा संयंत्रों के उपयोग के लिए लगातार तथा व्यापक प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है। मुझे खुशी है कि यह काम भी तेजी से चल रहा है। हमारी सेनाओं का मनोबल बहुत ऊंचा है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। पाकिस्तान को भले ही अमेरिका से आधुनिकतम हथियार मिले, लेकिन भारत की तैयारी के सामने पाकिस्तान भारत पर हमला करने का साहस नहीं कर सकेगा और इससे ही हथियार जमा करने का उसका मंसूबा पस्त हो जाएगा। भारत के मुकाबले वह कब तक और कितनी मात्रा में हथियार खरीद पाएगा और उसका लाभ क्या होगा, यह देखना है। पाकिस्तान द्वारा परमाणु हथियार बनाने की कोशिश के संदर्भ में देश की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं। संगठन तथा प्रशिक्षण तीनों ही मामले में इस खतरे का सामना करने का उचित प्रबंध किया जा रहा है। नए थल सेनाध्यक्ष जनरल सुंदर जी का देश को दिया गया यह आश्वासन काफी महत्व का है कि राष्ट्र की पूरी तरह रक्षा की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग किया तो हम उसे सही जवाब देंगे। इसकी पूरी तैयारी है। उन्होंने बताया कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था पाकिस्तान के खतरे को देखकर नहीं की जा रही है। हम संपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा तथा सभी खतरों के संदर्भ में अपनी सशस्त्र सेनाओं को सबल व सक्षम बना रहे हैं। इसके लिए प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ तीनों सेनाओं में तालमेल लाने तथा उनके समन्वित नियोजन व विकास पर जोर दिया जा रहा है। सरकार इसके महत्व को समझती है। एक ऐसी प्रणाली का विकास किया जा रहा है जिससे तीनों सशस्त्र सेनाओं की क्षमता के अधिकतम विकास का कार्य किया जा रहा है। पुनर्गठन का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। सरकार इन मामले में पूरी तरह से सचेत और जागरूक है। पैराग्राफ। उत्तरी सीमा पहाड़ी होने के कारण अनेक कठिनाइयां हैं, इसलिए नए और आधुनिक यंत्रों की व्यवस्था की गई है जिससे उत्तरी सीमा की ओर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा। किन्हीं परिस्थितियों में अचानक ही सैनिकों को युद्ध स्थल पर
पहुंचाना आवश्यक हो जाता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि संचार तथा सूचना के मामले में भी सुधार लाया जाए। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की व्यवस्था भी आज की बड़ी जरूरत है। इसके लिए भी संयंत्र उपलब्ध किए जा रहे हैं। पैराग्राफ। सेना का आधुनिकीकरण बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसके साथ साथ सेना में उत्तरदायित्व का विकेंद्रीकरण करना भी जरूरी हो जाता है। इससे हर कमान अपनी जिम्मेदारी का प्रभावी तौर पर निर्वाह कर सकेगा। सेना में सेवा की शर्तों में सुधार पर वेतन आयोग उसके हितों का ख्याल रख सकेगा। वित्त मंत्रालय भी उनकी जरूरतों के प्रति जागरूक हैं। हालांकि हमें विकास की प्रक्रिया में भी ढील नहीं देनी है। यह मैं मानता हूं कि सेना में पद कम हैं, जिससे उन्नति की अधिक गुंजाइश नहीं रह जाती। इस तरह से रैंक के आधार पर वेतनमान का निर्धारण आकर्षक नहीं रह गया है। इसलिए मेरे विचार में वेतन सेवा की अवधि पर तय किया जाना चाहिए। अन्य सेवाओं को जो वेतन तथा सुविधाएं उपलब्ध हैं, उतनी तो सैनिकों और अफसरों को भी मिलनी चाहिए। पैराग्राफ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं रिजर्व बैंक के संबंध में अपने कुछ विचार यहाँ पर रखने की अनुमति चाहूँगा। यह बड़े खेद की बात है कि रिजर्व बैंक के पास आज तक बैंकों के संबंध में जो अधिकार हैं, उनको भी रिजर्व बैंक काम में नहीं लाता। रिजर्व बैंक का अन्य बैंकों पर नियंत्रण दिन ब दिन कम होता जा रहा है। इसका नतीजा यह है कि दूसरे बैंक प्रत्येक मामले में अपनी मनमानी करते हैं। मैं आपको एक ताज़ा मिसाल बताता हूं। अभी हाल ही में सरकार ने ब्याज की दर कम कर दी, जिसके फलस्वरूप रिजर्व बैंक ने सर्वप्रथम बैंक रेट कम कर दिया। दूसरे देशों में अगर मुख्य बैंक कोई कदम उठाती है तो स्वतः ही वह बात अन्य बैंकों पर भी लागू हो जाती है। लेकिन हमारे देश में यह अजीब नज़ारा है कि मुख्य बैंक अर्थात रिजर्व बैंक द्वारा बैंक रेट कम करने पर भी बहुत से बैंकों ने उसको कम नहीं किया। बहुत कुछ दबाव डालने पर अब कहीं कुछ बैंकों ने इस पर अमल किया है, लेकिन अभी भी सारे बैंकों ने बैंक रेट कम नहीं किया। इसके फलस्वरूप ऐसे बैंक रिजर्व बैंक से कम ब्याज पर पैसा लेते हैं और ज़्यादा ब्याज पर बाहर देते हैं और इससे काफ़ी मुनाफा कमाते हैं। पैराग्राफ। इससे स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक अभी तक इन बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण नहीं कर पाया और ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में वह नहीं कर पाएगा। इसका मुख्य कारण यह है कि बैंकिंग उद्योग बहुत ही संवेदनशील उद्योग है। वह डूबता है तो चारों ओर असुरक्षा पैदा होती है और देश की पूरी मुद्रा व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कुछ समय पहले दक्षिण भारत केरल का एक बैंक फेल हो गया था, डूब गया था। उसका असर यह हुआ कि उत्तर भारत विशेषकर दिल्ली में यह अफवाह फैल गई कि पंजाब नेशनल बैंक भी शायद डूब जाएगा। हालांकि उसके डूबने की कोई बात नहीं थी। वह बहुत अच्छे आधार पर काम कर रहा था। अगर बैंक के पास 1 लाख रुपया होता है तो वह 8 लाख रुपए तक एडवांसेस दे देता है। इसको गलत नहीं माना जाता है। कोई बैंक चाहे कितने ही सुदृढ़ तरीके से काम क्यों ना करे, लेकिन अगर अचानक ही कोई अफवाह फैल जाए और सारे लोग अपने अपने पैसे के लिए बैंक के पास पहुंच जाए तो अच्छे से अच्छा बैंक भी पैसा चुकाने में समर्थ नहीं हो सकेगा। सारी दुनिया में बैंकों का यह सिद्धांत है कि बैंक चलते हैं साख और विश्वास पर। थोड़ी सी अफवाह किसी भी बैंक को डुबाने में कामयाब
हो सकती है, क्योंकि यह क्षेत्र ही संवेदनशील है। यह एक ऐसी चीज है कि इन बैंकों पर किसी प्रकार का सामाजिक नियंत्रण चल नहीं सकता, क्योंकि ज्यों ही किसी बैंक को धमकी दी, जैसा कि आज तक होता रहा है, वह फौरन कहना शुरू करेंगे, देखिए साहब, अगर आप इसके अंदर हस्तक्षेप करते हैं तो हमारा सारा कारोबार गड़बड़ा जाएगा, लोगों में अफवाह फैल जाएगी, उनका विश्वास डगमगा जाएगा, हमारा बैंक डूब जाएगा। और एक बैंक डूबता है तो दूसरे बैंक के खिलाफ अफवाह फैलती है, और इसी प्रकार चक्कर चलता रहेगा। तो फिर रिजर्व बैंक और सरकार कहेगी कि अच्छा है, जिस तरह चलता है चलने दो। पैराग्राफ। आज इस सामाजिक नियंत्रण के खिलाफ यह कहा जा रहा है कि यह हमारे अधिकारों के खिलाफ चुनौती है, हमारे मौलिक अधिकारों पर प्रहार है, हम इसको यहाँ कामयाब नहीं होने देंगे। मैं आपको लिखकर दे सकता हूँ कि उपाध्यक्ष महोदय, बैंकिंग उद्योग पर किसी प्रकार का सामाजिक नियंत्रण न दुनिया में आज कल चला है और न चल सकेगा। प्रश्न यह है कि मौलिक रूप से इसका स्वामी कौन होता है। यह पैसा जो देश के करोड़ों गरीब लोगों ने जमा किया है, उसका मालिक कौन हो और किस दिशा में उसका इस्तेमाल किया जाए। विराम समाप्त।